हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, तो आपका क्लास 12th वाला जो बुक है वह स्टार्ट हो गया था और क्लास 11th का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के जो आपके चैप्टर्स है यह रह गए थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो आपका बुक है इसमें जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं तो कैसे वेरियस एस्पेक्ट की गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, है ना। कौन कौन से हम देखेंगे कि जो बेसिकली गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं वह कौन कौन से हैं, इनके बीच में रिलेशन कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, प्रिंसिपल्स क्या क्या है जिससे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में एक बाइंडिंग जो है वह बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, है ना। संविधान कैसे और संविधान क्यों है, हमें उसकी जरूरत होती है। और इस क्लासेस में बेसिकली आपके जो चैप्टर्स है मैं एक बार उनके नाम बता देती हूँ। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है, और कैसे जो संविधान है वह हमारा बन पाया। राइट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे। देन हम गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी की बात करेंगे। फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो बेसिकली ये सारे आपके चैप्टर्स रहेंगे बच्चों क्लास में। सो फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको बताता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें आखिर इसकी जो जरूरत है वह क्यों है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट तो देखो, सो दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नहीं दिख रहा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल बस इसमें ये बताया गया, एक इंट्रोडक्शन जो है वह दिया गया है। So about working of Indian Constitution, and in this chapter that you follow, you will read information about various aspect of the working of our Constitution कि आखिर हमारा जो Constitution है वह किस तरीके से जो है वह वर्क करेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विथ ईच अदर, क्या उनके बीच में रिलेशन, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर यू बिगन टू रीड अबाउट इलेक्शन, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड पीएम, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टूड दैट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट and the various principles that bind the institutions of the government have their origin in the constitution of India। बट यहाँ पर ये जो various government के बीच में जो relationship है, जो एक check and balance का सिद्धांत है, सारी चीजें हैं वो किस तरीके से बाइंड होंगी, उसकी जो फंडामेंटल चीजें हैं वो क्या होंगी, है ना, जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट आ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, आखिर संविधान क्या है ना, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डज to the society, how constitution govern the allocation of power in the society, and what was the way in which the constitution of India was made। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली 3 इसमें इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैराग्राफ्स हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आखिर हमें क्यों है ना। इसके लिए हम देखेंगे कि कुछ ऐसे हमें एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी एंड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे रीजन से 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को समझेंगे। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस नेक्स्ट इज द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आखिर जो हम देखते हैं कि संविधान की ये जो अधिकारिता है वह आखिर क्यों है, ठीक है, संविधान की जो अधिकारिता है या जो संविधान की सत्ता है, बेसिकली अथॉरिटी है, ये सत्ता कैसे इसको मिली। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हमें अगर कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर जान लेते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या रहा, किसी भी संविधान को कैसे लाया गया, उसके प्रचलन में लाने का तरीका क्या था। द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्सटेंटिव दैट मीन्स कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियादी मूल्य है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, है ना। सो ये अथॉरिटी होगा। लास्ट हम देखेंगे हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। सो बेसिकली इसमें हम कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे कि जो आखिर हमारी संविधान सभा है, संविधान सभा थी, उसका क्या स्ट्रक्चर था, क्या कंपोजिशन था। द प्रिंसिपल ऑफ द डेलिब्रेशन की बात करेंगे, प्रोसीजर्स क्या रहा, कार्यशैली कार्यविधि क्या रहा, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट,
क्या राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के मूल्यों को हमने अपनाया? एंड लास्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की हम बात करेंगे कि जो संस्थागत एक पूरा अरेंजमेंट प्रारूप बना हुआ है वो आखिर क्या है, संस्थागत व्यवस्थाएं क्या है। तो देखो सबसे पहले शुरू हम कहां से करेंगे, संविधान की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, 4-5 कारण उसके हमने देख लिए, है ना। संविधान को पढ़ने के पहले ये तो देख लो कि आखिर उसकी जरूरत क्या है। इस बार यूपीएससी ने 2023 में एक क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है ये क्या है, ये यूपीएससी ने 2023 में प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में, ठीक है। क्यों आखिर हमें संविधान चाहिए, पर्पस क्या है। अगर आप आसानी से इन चीजों को समझते हैं आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। समटाइम्स हमें चीजें केवल एक वर्ड में दिखाई देती बच्चों, बट वो होती नहीं, उसके पीछे अगर आप कहते हैं ना, अगर आपको किसी चीज का सार जानना है तो पहले उसके बहुत डेप्थ में जाना होता है, बस वही करना था। संविधान क्या है, संविधान क्यों है ना। पहले इस चीज को अगर समझ गए कि आखिर ये है क्या जिसको पढ़ने जा रहे हो, कि बस यही बताया कि 395 आर्टिकल्स हैं या फिर इतने इसमें शेड्यूल्स हैं, इतने इसके पार्ट हैं, ये जानने से केवल बात नहीं बनेगी। आखिर वाई कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है, ये बातें पहले हमें समझना है, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करेंगे। वाई डू वी नीड अ क्वेश्चन, एक पहला आंसर जो है, पहला जो क्वेश्चन है वह हमारे सामने आता है। देखो होता क्या है कि डिफरेंट हम अगर शुरुआत करें कि जब हम एक सोसाइटी में रहने जाते हैं, ठीक है, जब हम एक सोसाइटी में रहने जाते हैं बच्चों, तो जो सोसाइटी है वह बड़ी ही डाइवर्स है। यहां से समझना, जो सोसाइटी है, ठीक है, ये बड़ी कैसी डाइवर्स है, इसमें डाइवर्सिटी है, इसमें डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, लार्ज ग्रुप है एंड दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे। तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, लार्ज ग्रुप्स हैं, और ये जो लार्ज ग्रुप है ना, ये बहुत तरीके से कैसा है, डाइवर्स है। दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज, बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है। जैसे कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग खाना, अलग पहनावा, अलग भाषा, लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ग्रुप है वह बहुत ही डिफरेंट हो गया, एंड डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस हैं, डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस हैं, डिफरेंट रिलीजियस, धार्मिक प्रतिष्ठाएं, धार्मिक निष्ठा, है ना, डिफरेंट रिलीजियस एलिजेंस, एलिजेंस दैट मीन्स निष्ठा या विश्वास, एलिजेंस दैट मीन्स निष्ठा या विश्वास। अब किसी को जो है वह पूजा करना पसंद है, किसी को प्रार्थना करना, प्रेयर करना पसंद है ना, कोई इसमें आस्था नमाज के तरीके से रखता है। तो यहाँ पर हमारे बिलीफ्स अलग अलग हैं, जरूरी तो नहीं कि हम सब एक ही तरह से पूजा करें। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट रिलीजियस जो बेसिकली एलिजेंस है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि हिंदू है, ठीक है, मुसलमान है, या फिर सिख है, क्रिश्चियन है, तो इन सब के अलग अलग जो तरीके हैं वह हो सकते हैं डिफरेंट प्रोफेशन, बिलीव एंड हैबिट्स, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट प्रोफेशंस, है ना, बिलीव्स एंड हॉबीज, ये सब अलग अलग होंगे, नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, डिफरेंट बिलीव्स एंड हॉबीज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो डिस्प्यूट्स हैं वह हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर हमें रहना है एक ही सोसाइटी में तब डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होंगे, सो ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कई तरीके ऐसे हो सकते हैं जीवन जीने के, या फिर जो हम साथ में रह रहे हैं, कई ऐसे पद्धतियां हो सकती हैं कि सबको जो है वह अलग अलग चीजें चाहिए, और उसमें जो है वह क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमें एक साथ रहना है तब हमें क्या होना, तब हमें कुछ ऐसी बेसिक
जो फंडामेंटल बातें हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उस पर हमें एक कंसेंसस कंसेंट बनानी होगी, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अगर विवाद हो रहा है तो, और जिन जिन क्वेश्चंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन जो है वह कितनी प्रॉपर्टी ओन करेगा, स्टूडेंट जो हम बच्चे होंगे उनको कहाँ कितना कैसा पढ़ाया जाएगा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। सो एवरी क्वेश्चन वेराइटी ऑफ आंसर हो सकता है, एवरी क्वेश्चन वेराइटी ऑफ आंसर, एवरी क्वेश्चन वेराइटी ऑफ आंसर। किसी ने कोई तरीका बताया, किसी ने कोई तरीका बताया, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है ना कि दिस ग्रुप लिव टुगेदर। वैरायटी ऑफ आंसर्स भी ठीक है, बट दिस ग्रुप लिव टुगेदर। और अगर एक साथ रहना है तब कुछ बातों पे तो सहमत होना ही होगा ना, कैसे पीसफुल को एग्जिस्ट कैसे करेंगे हम। सो दे रिक्वायर कोऑपरेशन, दे रिक्वायर कोऑपरेशन, दे रिक्वायर्ड कोऑपरेशन, है ना। एंड दे कैन एग्री सम बेसिक रूल, they can agree some basic rule for minimal coordination, they can agree some basic rules, कुछ मूल बातों पर सहमत हो जाएं, और ये रूल्स ऐसे हों जो कि सभी इसको जानते हो, है ना, known to all member and that group to achieve a minimal degree of coordination। साथ ही ये जो है वह लीगली इन्फोर्सेबल हो, कि अगर हम मान रहे हैं कोई और नहीं मान रहा है तो उसको पनिश किया जाए, या लीगली जो है वह कैसे हो, इन्फोर्सेबल हो, ठीक है। सो याद रखना कि दिस रूल मस्ट बी नोन एंड लीगली इन्फोर्सेबल। सो फर्स्ट, इस सबसे हमें क्या पता चला कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ ऑफ अ मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। आया समझ में। फर्स्ट, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट क्या है कि सोसाइटी डाइवर्स है, और सोसाइटी डाइवर्स है, लार्ज ग्रुप है, डिफरेंट रिलीजियस एलिगेंस है, ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशन, बिलीफ्स, हॉबीज हैं, और डिस्प्यूट्स होता है ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और उसके कई डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। किसी ने एक रूल को एक्स सही माना, किसी ने दूसरे रूल को बेस्ट माना। सो एवरी क्वेश्चन वेराइटी ऑफ आंसर्स, और ऐसे में क्या होगा, दिस ग्रुप अगर लिव टुगेदर, साथ में रहना है, तब पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए दे कैन एंड दे रिक्वायर कॉपरेशन, सो दे कैन एग्री सम बेसिक रूल्स, जो कि सभी मेंबर्स जो हैं इन रूल्स से जानते हो, और लीगली ये जो रूल्स हैं वे कैसे हो, इन्फोर्सेबल हो। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society। पहली बात क्या हो गई, संविधान तालमेल बढ़ाएगा और भरोसा दिलाता है ना। आया समझ में। सेकंड चलते हैं। सेकंड, ये तो हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सेकंड पे बात करेंगे। देखो सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल रूल्स, एक सेट, एक बेसिक सेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना, ताकि सभी लोग माने, सोसाइटी में पीसफुली कोएग्जिस्ट हो सके। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक और फंडामेंटल रूल्स की हमने बात कर ली, बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक और फंडामेंटल रूल्स या प्रिंसिपल्स। अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न, है ना। अ स्टेट किसी भी जगह, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट, वह बन सके, इज कॉन्स्टिट्यूट एंड गवर्न, ठीक है, एंड गवर्नड। तो यहां पर देखो, व्हाट शुड फंडामेंटल रूल्स बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आपने कह तो दिया कि किसी जगह को चलाने के लिए, किसी देश, किसी राज्य को चलाने के लिए कुछ ऐसे मूल्य होने चाहिए, बट ये रूल्स जो है वह आखिर क्या हो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वह क्या हो। सो व्हाट शुड फंडामेंटल रूल्स बी, व्हाट शुड, क्यों चाहिए और हमें, व्हाट शुड फंडामेंटल रूल्स बी।
एंड व्हाट मेक देम फंडामेंटल, आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें फंडामेंटल बनाता है. सो हु गेट टू डिसाइड, हु गेट टू डिसाइड, कौन तय करेगा, हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी, हु गेट टू डिसाइड कि कोई भी जो सोसाइटी है वह कैसे गवर्न होगी, इन रूल्स को कौन बनाएगा, है ना. सो हु गेट टू डिसाइड what the law governing the society, what the law governing the society. ठीक है, शुड बी, क्या रूल्स हो आखिर हो, क्या होने चाहिए, शुड बी. तो ये कौन डिसाइड करेगा. सो यू मे वांट रूल एक्स एंड अदर इज वाई. फॉर एग्जाम्पल you want me rule x and other y. तब किसको प्रेफरेंस दिया जाए, फिर क्वेश्चन मार्क, किसको प्रायोरिटाइज किया जाए, क्वेश्चन मार्क. एंड हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, बेस्ट कौन सा है, प्रेफरेंस किसको दें. ठीक है, इसमें बेस्ट जो रूल है वह क्या हो, किसको हम प्रेफरेंस दें, किसको प्रायोरिटाइज करें. अगेन डिस्प्यूट हो गया. सो अब क्या होगा, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह आंसर कर रहा है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या आंसर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आंसर. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ आंसर. ठीक है, अब देखो क्या आंसर दे रहा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह आखिर क्या प्रोवाइड कर रहा है. सो बेसिक एलोगेशन पावर जो है वह क्या होगा, इसको बता रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है, बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर, बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर क्या होगा. ठीक है, एंड इसके बाद ये बताएगा हु गेट टू डिसाइड, जो ये मेन प्रॉब्लम था ना कि कौन आके डिसाइड करेगा कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट. सो हु गेट टू डिसाइड, तो इसमें कहा जाता है कि अगर देखो मोनार्कियल जो है राजाशाही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, देन डेफिनेटली मोनार्क इसमें डिसाइड करेगा, जो राजा है, जो मोनार्क है. ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि व्हाट इज फंडामेंटल रूल्स, जिससे जो सोसाइटी है वह गवर्न होगी. लेकिन अगर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, पीपल गेट टू डिसाइड, पीपल गेट टू डिसाइड, पीपल इसमें जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी है ना. अच्छा, लेकिन इसका आंसर ऐसे केवल इतने में नहीं मिलता कि कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पीपल ने जो है वो डिसाइड कर लिया. कैसे डिसाइड करेगा, ये भी तो क्वेश्चन का आंसर संविधान में ही देना है. सो पीपल गेट टू डिसाइड, ठीक है, बट हाउ शुड द पीपल डिसाइड, बट हाउ शुड द पीपल डिसाइड, हाउ शुड द पीपल डिसाइड, है ना. सो हाउ शुड द पीपल डिसाइड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वोट करेगा लाइक ग्रीक, या फिर इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में क्या कर रहा है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहा है. और अब यहां पे भी देखो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ये इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, ये कैसे इलेक्ट होगा ये भी डिसाइड करेगा. सो बेसिकली द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी एंड इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट. तो निर्णय निर्माण की शक्ति जो है वह किसके पास होगी और किस तरीके से चलेगा, सारी चीजें, इन सभी को डिसाइड करना किसका काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का काम होगा. जैसे कि आगे हम इसमें देखते हैं कि स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास यह पावर है. ठीक है, अब इसके आगे देखो कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास पावर है. पार्लियामेंट जो है वह डिसाइड करेगी क्या पॉलिसी होंगी, क्या लॉ होगा, क्या रूल्स होंगे, है ना. सो बेसिकली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉ एंड पॉलिसीज. क्लियर, सेकंड क्लियर हो गया.
चलो थर्ड चलते हैं। आओ पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। द फर्स्ट क्वेश्चन you have to decide is who get to decide what the law governing the society should be, and it is specify the basic allocation of power in a society, and it decide who get to decide what the law will be. क्या होगा? दोनों बातें सही हैं, है ना? डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, सो बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, अब देखो, ठीक है, हु गेट टू डिसाइड, फाइनली हमने देख लिया पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड, पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड एंड पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ, ठीक है, एंड पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज, यहां तक हमारी बात खत्म हो गई। एंड थर्ड इज लिमिटेशंस ऑन द, मतलब थर्ड अगर हम देखें कि आखिर नेक्स्ट जो है वह क्या इसमें जो गवर्नमेंट पर किस तरह की लिमिटेशंस होनी चाहिए, सो बट दिस इज क्लियरली not enough. Suppose you decided who had the authority to make decisions. ये हो गया who had the authority to make decisions. किसने डिसीजन लेना है वो सारी चीजें हो गई, किसके पास अथॉरिटी है वो सारी चीजें हो गई। बट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है बच्चों कि जिसके पास अथॉरिटी है उसने क्या किया कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको बहुत अनफेयर, तो who get to decide तक हो गया, who get to decide, ठीक है, इसके हमें इसका आंसर मिल गया, अभी तक हमारे पास इसका आंसर हो गया। बट नेक्स्ट कंडीशन इज एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज कि इवन मान लीजिए जो लॉ है, लॉ एंड पॉलिसीज अगर ये अनफेयर हैं, ठीक है, अनफेयर हैं एंड अनजस्ट हैं, न्यायपूर्ण नहीं है, ठीक है, अनफेयर हैं, तब ऐसे में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल prohibited you from practicing your religion, from practicing your religion, ठीक है, तब ऐसे में अब हमें कौन बचाएगा? अगर आपको आपका जो धर्म है, या फिर मान लीजिए नेक्स्ट है कि आपको आर्बिट्रेरी जो है वह अरेस्ट किया जाता है, मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरी जो है वह आपको क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जा रहा है, देन इस सिचुएशन में क्या होगा? एंड गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वह इस तरह की जो लॉ है उनको पास कर सकती है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर, नेक्स्ट क्या है? मोस्ट कॉमन वे, so most common way of limiting the power on government, of limiting the power of government, limiting the power of government, क्या कर दिया? सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दे दिए, सिटीजन्स को क्या दे दिए? फंडामेंटल राइट्स दे दिए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रोटेक्ट कर दिया, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोटेक्ट कर दिया। तब ऐसे में क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वह प्रोहिबिटेड करे आपको आपके रिलीजन को मानने से? नहीं है। तब ऐसे में क्या होगा कि सर यही नेक्स्ट काम है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस एंड दीज लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे बेसिक्स जो रूल्स है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह निर्धारित कर दिए गए कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको ट्रेसपास नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट, हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से जो है वह लॉ बनाए जाएं, किसके पास पावर हो, किसके पास अथॉरिटी हो, लेकिन नेक्स्ट हमने जाना कि अगर अथॉरिटी के द्वारा अनजस्ट या अनफेयर जो लॉ है वह बना दिए जाते हैं तब क्या होगा? ऐसे में
तब ऐसे में उन पर लिमिटेशंस लगाई जाए, और लिमिटेशंस का एक मोस्ट कॉमन जो वे है फंडामेंटल राइट्स जो है वह सिटीजन्स को दे देना, है ना। सो यहाँ पर हमने देखा कि सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्ट आर्बिट्रेटली फॉर नो रीजन। तो यहाँ पर आप मनमाने तरीके से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, एक फंडामेंटल राइट। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको ये जो है वह इनेक्ट रहे, मतलब इसको लागू कराने के लिए जो कार्य है वह करने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली हम देखेंगे कि कुछ इमरजेंसी में या कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं किस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें विड्रॉल किया जा सकता है, बट वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कभी भी चाहे वो आर्बिट्रेरली तरीके से, जैसे कि रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून है ना, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून उसको कहा गया था कि आपको बस गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, बताइए नहीं क्यों किया, आगे ना कोई अपील होनी है आपकी, ना आप वकील कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, बस पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो वाली बात हो गई। तो अब इस तरीके की जो चीजें हैं वह नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन एनी वे। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट is to specify certain fundamental right which no government can ever be allowed to violated, and the exact content and interpretation of these right varies from constitution to constitution, and most constitution will protect a basic cluster of rights। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो राइट्स है वह एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन बेसिक रूल्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स को दिए, वही बेसिक रूल, फंडामेंटल राइट जो दूसरा कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अपने सिटीजन्स को देगा, डेफिनेटली इनमें एक जो अंतर है वह डेफिनेटली हो सकता है ना। सो क्या इसमें सही लग रहा है आपको? आइए नेक्स्ट चलते हैं। सो देखो, ओल्ड और न्यू में कुछ फर्क तो होता है। सो अगर हम ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एंड कुछ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो देखो जो ये ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, जो पुराने संविधान है, ये ज्यादातर इस बात पर ज्यादा जो है वह विचार करते थे, इसको ज्यादा मानते थे कि बेसिकली क्या किया जाए कि लिमिट्स जो है, सेटिंग सम लिमिट्स टू गवर्नमेंट, इस बात पर ज्यादा प्रेशराइज करते थे। सेटिंग some limits on government, ठीक है। गवर्नमेंट पर जो है वह कुछ सीमाएं, कुछ शक्तियां ऐसी आरोपित कर दो, कुछ डू नॉट क्रॉस की लाइंस बना दो कि वह सिटीजन्स के जो राइट्स है उसको ना ले सके, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो कि इन 20th सेंचुरी सब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, लाइक हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ना केवल इसमें लिमिट्स लगाई गई, ना केवल ये नेगेटिव है, बल्कि इसमें क्या किया गया, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वह रखा गया। सो बेसिकली इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। इनेबलिंग फ्रेमवर्क, एक जो फ्रेमवर्क है वह बनाया गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव जो कदम है वह उठा सके, गवर्नमेंट जो है वह पॉजिटिव जो स्टेप्स है वह ले सके, है ना। तो यहां पर केवल नेगेटिव नहीं किया गया कि केवल लिमिट्स जो है वह लगा दो, जैसे कि लास्ट हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स को एज अ क्या माना गया, डू नॉट क्रॉस की लाइन माना गया। अब इसको जो है वह क्रॉस नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये बेसिकली कुछ लिमिट्स के को इम्पोज करने पर ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है। बट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वह कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठा सके, कुछ पॉजिटिव काम कर सके टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ गोल ऑफ द सोसाइटी। सो बेसिकली क्या है कि विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे विल ऑल्सो हैव टू इनेबल द एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर टू ओवरकम फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इनइक्वालिटी। तो अगर हम देखेंगे कि जैसे कि इनइक्वालिटी जो है ना, इनइक्वालिटी को दूर करने का जो काम है वह गवर्नमेंट कर सके। एंड नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल हम सभी ये मानते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री जो सोसाइटी है वह होना चाहिए। इंडिया एस्पायर टू बी अ सोसाइटी, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी
to be a society that is free of caste discrimination. That is free of caste discrimination. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करार दिया और एक सीरियस एक पनिशेबल ऑफेंस भी बताया गया. साउथ अफ्रीका में बात करें तो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको बेसिकली हटाया गया. तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर जो है वह कुछ ऐसे प्रावधान जो है वह किए हैं कि एवन जो इंडिविजुअल इन सोसाइटी है उसके पास बेसिकली एक मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट हो. minimal dignity and social self respect. और इसके लिए मिनिमम जो चीजें या मिनिमम जैसे राशन की जो सुविधा है या फिर मिनिमम जो भी चीजें हो सकती हैं वो गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है. ठीक है. सो मिनिमम मटेरियल वेलबींग एंड एजुकेशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल टू गवर्नमेंट टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स सम विच आर लार्जली इलीगली इन्फोर्सेबल. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या हो गया. सो फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create condition for a just society. एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश करना, ऐसी दशाएं देना. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वह कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठा सकती है और हमारे यहाँ जो पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट उठाए ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है. कहाँ कहाँ मेंशन है? प्रियम्बल में मेंशन है. कहाँ मेंशन है? फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है. कहाँ मेंशन है? डीपीएसपी में मेंशन है. तो यहाँ पर इस तरीके से मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में ये इस बात का भी प्रोविजन किया गया है कि ना केवल जो है वह गवर्नमेंट पर लिमिट सेट की जाए बल्कि गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, उसको कोई फ्रेमवर्क दिया जाए. Fundamental identity of a people. Consider the following statement regarding this. This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. It may be a case that many basic political and moral value are now shared across different constitutional traditional, and the Indian constitution does not make ethnic identity of a criteria for citizenship. जैसे कि अगर हम जर्मन की बात करें तो जो जर्मन सिटीजनशिप है बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पर ठीक है एथनिकली के आधार पर ठीक है जो है वह नस्ल के आधार पर आइडेंटिटी जो है वह अगर है तब वहाँ पे सिटीजनशिप दे दी जाती है. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. तो वेरी करता है कि जो ये पॉलिटिकल या मोरल वैल्यूज हैं वह डिफरेंट है ना. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो संविधान है जो संविधान है वो क्या है बेसिकली हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल है. ठीक है. तो यहाँ पर ये किस तरीके से अस्तित्व में आती है हम इसकी बात करते हैं. So one has many set of identity that exist prior to a constitution, but we agree to certain basic norm and principles and one's basic political identity. देखो हम क्या करते हैं कि जब हम एक समाज में साथ में रहते हैं हमने जो बेसिक नॉर्म्स बनाए थे वो हमारी पहचान के साथ बन जाते हैं. जैसे कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो हमारी एक पहचान हो गई. सो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म आर ओवररीचिंग फ्रेमवर्क विथ which one pursue individual aspiration, goal and freedom, and the constitution set authoritative constant upon what one may or may not to do. तो यहाँ पर देखो ऑथोरिटेटिव आधिकारिक रूप से कुछ जो प्रतिबंध है वह लगाए जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सोसाइटी में रह के क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता. सो इफ it define the fundamental value that we may not trespass, so the constitution also give one a moral identity. तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो तरीके से जो आइडेंटिटी है वह हमें देता है. वन इज पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड सेकेंड वन इज मोरल आइडेंटिटी. पॉलिटिकल आइडेंटिटी
एंड मोरल आइडेंटिटी, ठीक है। सो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो हमने सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो बेसिक नॉर्म्स बनाए हैं, जो पॉलिटिकल जो हमने आइडियल्स अपनाए हैं, वो हमें पॉलिटिकल कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, और वही मोरल आइडेंटिटी भी देता है। सो थर्ड एंड फाइनली इट मे बी अ केस दैट मैनी पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यू आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन, डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मोरल एंड पॉलिटिकल हमने यहाँ पर देखा कि जो आइडेंटिटी है, इस आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट डेफिनेटली हो सकते हैं। जैसे कि जर्मन आइडेंटिटी जो है, जर्मन आइडेंटिटी वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय बीइंग एथनिकली जर्मन, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एन एथनिक आइडेंटिटी क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने डिफरेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वे क्रिएट किए, जो फॉर्म क्रिएट किए हैं, वो अपने अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स के लिए जानी जाती हैं। क्लियर? चलिए, सो बेसिकली ये हमारा 5 रीजन हुआ, ठीक है। ये जो है वह हमारे 5 रीजन हुए जो हमें ये बताते हैं कि why do we need our constitution? Because of एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन रहे, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, हु गेट द अथॉरिटी, और क्या जो है फंडामेंटल राइट्स हो, है ना। और स्पेशली हमने इसमें देखा मोनार्कियल होगा, सो मोनार्क डिसाइड करेगा, डेमोक्रेसी था सो पीपल डिसाइड करेगा, बट पीपल कैसे डिसाइड करेगा वो भी एक बड़ी बात है कि डायरेक्ट करेगा, इनडायरेक्ट करेगा तो रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करेगा, इस बात को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब क्या करना कि अगर मान लो अथॉरिटी ने गलत डिसीजन ले लिया, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है ये पांचों। अगर लिमिटेशंस, अगर एज अथॉरिटी हमने किसी को दे दी, हाँ, हु गेट टू डिसाइड, सो पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड कि व्हाट इज पॉलिसीज, व्हाट इज फंडामेंटल बेसिक नॉर्म्स, जिससे हमारी सोसाइटी गवर्न होगी। बट अगर कुछ ऐसा जो है वो गलत डिसीजन ले लिया जो कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, देन तब हमें कौन बचाएगा। सो कुछ लिमिटेशंस जो है वे सेट कर दें। अब देखो, लिमिटेशन सेट करें तो ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन में केवल लिमिटेशंस की बात की गई थी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो है गवर्नमेंट को इसमें अथॉरिटी दी गई कि वह कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले। हम 4 पे आ गए कि एस्पायरेशंस और गोल जो है वो सोसाइटी सेट करे। अब देखो कि जो ये सारी चीजें हमने की थी वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट हो सकती हैं, तो एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ आवर जो पीपल है वह भी हमारी संविधान से बन जाती है। तो ये पांचों चीजें एक साथ हो गई, एंड दैट इज वन कि व्हाट दैट इज द रीजन कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखेंगे द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी जो संविधान है वह अस्तित्व में कैसे आया, और किसी भी संविधान की जो सत्ता है, अथॉरिटी है, वह इन बातों से होगी कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन जो है उसका क्या था, आखिर कैसे उसको प्रचलन, क्या जबरदस्ती इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया, या फिर वह हमारा गहरा विश्वास था, हमने जिन चीजों को अपनाया। अगर हम हमारे नेशनलिस्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, अगर हम उसमें लड़ाई लड़ रहे थे इक्वालिटी के लिए, फॉर फ्रीडम, फॉर राइट टू वोट, तो हमें वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो हमारे पास एक रीजन है कि हम उसका आदर करें। रीजन मिल गया ना, रीजन नहीं मिलेगा तो कैसे उसकी सत्ता को मानोगे। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह मेजोरिटी को इस बात की परमिशन दे दे कि माइनॉरिटी को जो है सप्रेस कर दो, कुचल डालो, माइनॉरिटीज के पास ये रीजन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करें, क्यों करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या था, सब्सटैंटिव प्रोविजन जो है वह क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है या फिर नहीं है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड, मतलब डैमेज हो जाएगा, सबवर्टेड, डैमेज कर देना, चीजों को खत्म कर देना। So constitution जो है वह often subverted not by the people but a small group who wish to enhance their own power। जरूरत नहीं है कि पूरे इसे नष्ट करने के लिए सारे लोग एक साथ आए, बल्कि एक छोटा सा ग्रुप जो कि अपनी पावर को इनहेंस करना चाहे, बढ़ाना चाहे, वो इसको खत्म कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके लिए क्या जरूरत है कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल जो प्रोविजन है वह तय किए जाए। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि एक हॉरिजेंटल जो एक डिवीजन है, पावर ऑफ डिवीजन जो है वह किया गया है, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेड पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए, समझ में आ गया। First function constitution set a basic rule that allow minimal coordination among member of society. Second function of the constitution specify who has the power to make decision in a society and who decide how the government will be constituted. And third function क्या है, to set some limit on the government, है ना, and can impose its citizen, and these limit are fundamental. तो यहाँ पर 4 हमने देखा कि fulfill the aspiration of a society, and 5 हमने देखा कि fundamental identity of a people। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। UK for instance do not have one single document that can be called constitution। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूके का जो है ये अनरिटन है,
ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट अनरिटन है तो ऐसा नहीं कि एकदम हवा में जो डिसीजन है वे लिए जा रहे हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है, जिसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, बट वो सिंगल बुक नहीं है। सो हम ये कहेंगे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट that can be called the constitution, definitely. And many constitution around the world exist of paper, केवल कागज के टुकड़े हैं दुनिया भर में कई मौजूद संविधान केवल शब्द हैं, उस पे केवल शब्द है, उसका इम्प्लीमेंट जो है वह नहीं होता, उसका कोई इन्फॉर्मेस या लीगली इन्फोर्स नहीं है, ठीक है, लोग नहीं मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट अ स्टेट स्पेसिफाई हाउ द स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट एंड व्हाट नॉर्म इट शुड फॉलो। सो डेफिनेटली ये बात भी इसमें सही है, करेक्ट स्टेटमेंट में सभी करेक्ट हैं कि संविधान क्या है, बेसिकली एक ऐसा व्यापक दस्तावेज है जिसमें कई तरह की चीजें शामिल है कि जो स्टेट है वह कैसे गठन होगा उसका और वह कैसे कार्य करेगा, ये सारी बातें जो हैं वह इसमें सही लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, सो बेसिकली देखो द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो 3 फर्दर क्वेश्चन वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है। सेकंड हम देखते हैं हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इफेक्टिव कैसे, इस इफेक्टिवनेस के लिए हम 3 जो फैक्टर्स है वह देखते हैं कि मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स, जैसे कि मोड ऑफ प्रमलगेशन क्या है, द सब्सटैंटिव जो प्रोविजन है वह क्या है, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे यूके की बात करी कि यूके में जो है वह वन सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो बाकी सारी चीजें वो यहाँ पर लिख दी हैं, इस पैराग्राफ को हमने इस क्वेश्चन से समझ लिया, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इफेक्टिव कैसे होगा। इस इफेक्टिवनेस को समझने के लिए, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इस इफेक्टिवनेस को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि आखिर मोड ऑफ प्रोमलगेशन जो है वह उसका क्या है, प्रचलन में लाने का तरीका क्या रहा, सब्सटैंटिव प्रोविजंस जो है वह क्या रहे, और तीसरा क्या है इसमें कि क्या बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है या फिर नहीं है, ठीक है। चलो आप मीन्स का एक क्वेश्चन देखो पहले। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यू एंड अडेप्टिंग दैम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। यूपीएससी मेंस में भी कुछ इस तरीके का जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था यूपीएससी मेंस 2023 में, है ना। और यहां पर देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लिविंग डॉक्यूमेंट है एंड साथ में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का क्या एक्सपेंशन रहा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। और बेसिकली देखो इसमें यही कहा गया कि सक्सेसफुल अगर हम कहें कि कोई भी जो संविधान है वह वही सक्सेसफुल हो सकता है जो अपनी कोर वैल्यूज की रक्षा कर पाए, लेकिन समय के साथ साथ जो चीजें नई परिस्थितियों के अनुसार जरूरी है उसको भी अडॉप्ट कर पाए। और भारतीय संविधान अगर 1950 में जो है वह लागू हुआ, 1950 में 1950 में, और आज अगर 2023 में भी हम उसको उसी लेवल पर मान रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस नहीं हुए कि हम ये कहें कि संविधान बदल दिया गया। एक दिन एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वह नई बन गई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी नया बनाया जाए। तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग नई बनना और कॉन्स्टिट्यूशन का नया बनाया जाना बोथ आर वेरी 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 डिफरेंस, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंट है इन दोनों में। क्यों है, एक संविधान की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी वो कोर वैल्यूज है जो कि नेशनलिस्ट, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वहां से हमें मिली हुई हैं। उन कोर वैल्यूज से हमारा देश चल रहा है, हमारी सोसाइटी गवर्न हो रही है, हमारा समाज चल रहा है ना। उन वैल्यूज को बदलने की जरूरत तो तब होती जब वह अनजस्ट या अनफेयर होती, और जब अगर हमें संविधान में हमने ऑलरेडी ऐसे प्रोविजन कर दिए हैं कि वह न्यू सर्कमस्टांसेस के साथ न्यू जो ऐसे प्रोविजंस उसको अडेप्ट करने की क्षमता रखता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, देन क्यों हमें चेंज करना है। तो समटाइम्स केवल चेंज के लिए चेंज तो नहीं होना चाहिए ना। अगर लगता है, देखो संविधान बड़ा कहा जाता है कि संविधान में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही मतलब इतने सारे जो प्रोविजंस इसमें शामिल कर लिए गए ना कि वह अभी आज की परिस्थितियों के हिसाब से, आज के जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके अनुकूल, उनके अनुकूल वह ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज भी उसकी कोर वैल्यू जो है उसको रखा गया, उनको प्रिजर्व किया गया है, साथ में हमने न्यू चीजों को भी अडॉप्ट किया गया। तो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको चेंज करने की क्या जरूरत है। जहां जहां हमें संशोधन या चेंज करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां हमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होती है वो अमेंडमेंट हम कर लेते हैं, उसमें जो कमियां हैं हम उसको दूर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट है इसमें
This refer to how a constitution come into being and who crafted the constitution, how much authority did they have. ठीक है, कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसे जो है वह लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, साथ में किन के द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बनाया गया, वो अथॉरिटी उन्हें किसे दी थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि विभिन्न देशों के संविधान जो फेल हो गए, अनसक्सेसफुल थे, उनके पीछे रीजन ये था कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाकर जो नियम है वह बना दिए गए, बस बाकी लोग उसको क्यों मानेंगे। उनके पास भी तो कोई ऐसा रीजन होना चाहिए ना कि वो उन चीजों को माने। वो क्यों मानेंगे, आखिर नहीं माना क्यों, और वो बनाए भी उन लोगों के द्वारा थे जो नेता जो हैं वह बहुत फेमस नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अलोकप्रिय नेता थे, उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा था, उन्होंने रूल्स बना दिए, नहीं माने लोगों ने। वो केवल कागज के टुकड़े हैं ऐसे संविधान, जाने कितनी बार बदल गए। बट अगर हम सफल संविधानों की बात करें, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट हुए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुए, जिनके लिए ऐसे मूल्य जिसके लिए 200 वर्षों हमने लड़ाई करी, 100 वर्षों के लिए हमने लड़ाई की, वो मूल्य जब उसके आधारित संविधान बना, हमने माना, और जिनने संविधान बनाया उनको अथॉरिटी हमने दी थी, है ना। वो ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिनमें करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके एक तरह से करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स ने, उनकी बात को समझने वाले, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले, है ना, ऐसे लोग थे, उन्होंने अथॉरिटी दी थी, तो सक्सेसफुल हो गए वो संविधान। सो बेसिकली मोड ऑफ प्रोलगेशन दिखाता है कि संविधान जो है कितना इफेक्टिव होगा, कितना इफेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है, कितना इफेक्टिव होगा, कितना इफेक्टिव नहीं होगा, कि अगर मिलिट्री लीडर्स ने बना दिया और ऐसे जो कि नॉट पॉपुलर लीडर्स थे उन्होंने बना दिए, तब डेफिनेटली अनसक्सेसफुल होने ही, उसमें मानने वाली कोई बात नहीं थी, है ना। लेकिन हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस तरीके का बन गया कि बेसिकली लोगों के जो, हम कहें कि लोगों के बीच में एक जो आइडियोलॉजिकल या फिर चीजों को लेकर नेगोशिएट करने का उसमें पावर था, इस तरीके का अगर बना, और उसके पीछे रीजन था कि जो नेशनल जो मूवमेंट के जो मूल्य थे उसको शामिल किया गया, है ना। सो फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एज द टाइम, एट द टाइम। तो फाइनल जो डॉक्यूमेंट जो संविधान के रूप में हमारे सामने आता है 26 नवंबर 1949 जब हमने उसको पारित किया, तो वो एक व्यापक सहमति थी, पूरे देश की सहमति थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सब्सटैंटिव प्रोविजन। सब्सटैंटिव कह दो, फंडामेंटल कह लो, सब्सटैंटिव, फंडामेंटल, है ना, ये क्या थे। इसका मतलब है इट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू डू अलोंग विद इट प्रोविजन। इसके प्रावधानों को हम माने, संविधान के साथ संविधान को हम जिए, उसके लिए जरूरी है कि वह हम इसके लिए रीजन दे दें। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अलाउ किया कि जो मेजोरिटी है वह अलाउ कर दिया कि वह माइनॉरिटी को सप्रेस करे। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि वुड गिव माइनॉरिटी नो रीजन टू डू अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो प्रोविजंस को नहीं मानेगी, क्यों मानेगी आखिर, है ना। सो हम देखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। कोई भी संविधान अपने आप में ऐसा नहीं होता कि संविधान है इसलिए वह न्याय योग्य है ना, बट इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर परस्यू बेसिक जस्टिस। तो यहाँ पर ये एक फ्रेमवर्क जो है, एक जो ढांचा है वह देता है जस्टिस का, कुछ ऐसे रूल्स देता है कि उसके आधार पर, उन प्रोविजंस के आधार पर हमें जो जस्टिस है वह मिल जाता है। तो संविधान अपने आप में कोई जस्टिस नहीं कर रहा है, बल्कि उसमें ऐसे प्रोविजंस जो है वह शामिल है जिसके द्वारा हमें मिल जाता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि फंडामेंटल होते हैं, और वो हमें एक रीजन देते हैं कि हम संविधान को माने, है ना, हम जो है वह संविधान को माने, उनकी जो वैल्यू, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि इक्वलिटी, ऐसे प्रोविजन है। जैसे कि अगर हम और आप अपनी बात करें कि हमें संविधान क्या दे रहा है, हमें फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि हमें मजबूर कर देंगी कि हम संविधान को माने, है ना। चलो नेक्स्ट है एंड लास्ट है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ऑफन सबवर्टेड, डैमेज कर दिया जाएगा। सबवर्टेड दैट मीन्स डैमेज, दैट मीन्स इसको नष्ट कर देना, है ना। तो संविधान को नष्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि लोगों के द्वारा किया, बट अ स्मॉल ग्रुप हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर, केवल अपनी शक्तियों का एक छोटा सा ग्रुप बढ़ाना चाह रहा था, लो संविधान खत्म हो गया। सो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रैगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंट सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वन वे टू सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
कि उसने ये इस तरह से जो एटिकेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह उसने कर दिया कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम ये होगा, एग्जीक्यूटिव का काम होगा नीतियों को लागू कराना, और जुडिशरी का काम होगा जो है वह जस्टिस करना या रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर क्या किया कि बेसिकली सो दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और अगर ये जो है वह एक बैलेंस बना दिया, सभी इंस्टीट्यूशन को बैलेंस्ड कर दिया, ठीक है, तब जो है वह आपका कॉन्स्टिट्यूशन चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह के जो लूप होल्स हैं वह छोड़ रखे हैं कि कोई भी एक जो इंस्टीट्यूशन है अपनी पावर इन्हेंस करना चाहता था, संविधान को खत्म कर दिया उसने। तो यहाँ पर क्या है कि फिर ये जो चीज़ है, फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है राइट बैलेंस जो है वह हमने बनाया हुआ है। जैसे कि हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डेफिनेटली हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में एक चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है वह काम करता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो कोर वैल्यूज और सारी चीज़ें हैं वह बची हुई हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ एक और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसे बना, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह आखिर कैसे बना, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, अब एक बात और इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली हमने कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। इन प्रोविजंस के पहले 2-3 पॉइंट्स जो हैं वह और लिख लो। सबसे फर्स्ट तो देखो बच्चों कि हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना। क्या था, हमारे पास संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और ये जो संविधान सभा थी, ठीक है, ये इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत के लिए बनी थी। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्लान प्रपोज हुआ था बेसिकली कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्लान बनाया गया था उस आधार पर हमारी जो असेंबली है वह बनी थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सिटिंग थी, 9 दिसंबर 1946 ये यहाँ पर पहली बैठक थी, पहली सिटिंग थी, पहली बैठक थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, इन मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था, ठीक है, क्लियर। इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड किया गया था। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ ये प्रोविजंस हैं, जिसमें कि फर्स्ट था कि ईच प्रोविंसेस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट वर एलोटेड सीट एलोट किया गया था, इसे प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, एंड रफली था कि 10 लाख लोगों पर एक जो सीट है वह रखी जाएगी। तो बेसिकली जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर जो सीट एलोकेशन है वह किया गया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे 292 मेंबर्स, एंड बाय द जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जहाँ पे जो प्रिंस या राजा थे वह शासन कर रहे थे, बट अंडर द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, है ना, वर अलॉटेड मिनिमम 93 सीट्स। सो द सीट इज ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 मेन कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। देखो अब यहाँ पर मुस्लिम, सिख, हिंदू मत सोचते ना, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो जनरल में वो लोग भी शामिल थे जो मुस्लिम और सिख नहीं है, बाकी भी जो धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर जो एलोकेशन था वो ऐसा नहीं था कि जो कम्युनिटीज थी 3 प्रमुख समुदाय उस वक्त समझ में आ रहे थे, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में हिंदू के अलावा और भी धर्म के लोग शामिल थे, एंड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो चाहे 3 मेन कम्युनिटीज में सीट का डिवाइड करना हो, और चाहे हम देखेंगे कि जो सीट अलॉट करनी हो, उनमें जो पॉपुलेशन है उसको ध्यान रखा गया था। मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ proportional representation with single transferable vote, and the method of selection in the case of representative of princely state was to determine by consultation। तो यहाँ पर क्या था कि अलग अलग तरीके से जो है वह अपनाया गया था। और कभी कहीं भी एक बात और यहाँ पर याद रख लो, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसा कुछ नहीं था, ध्यान रखना, इसे फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को कहीं भी फॉलो नहीं किया गया था, क्लियर। क्वेश्चन इज
इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में 3 स्टेटमेंट है। इट मेंबर वर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन by the member of provincial legislative assembly that had established under the government of India Act 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके द्वारा इनडायरेक्टली जो इलेक्शन से वह किया गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्लान बना था, क्या उसी आधार पर इसका निर्माण हुआ था? क्या होगा आंसर? चलिए आगे देखो, याद रखना कि यहाँ पर जो 1919 है ये गलत है, बिकॉज ऑफ 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसके द्वारा इलेक्शंस जो है वह हुए थे। तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसमें सही होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सेकंड रॉन्ग है, 1919 वाला। अब नेक्स्ट देखो कि कंपोजिशन जो है वह हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या था। कंपोजिशन क्या था? सो नंबर ऑफ मेंबर असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299। ये कब हो गया था? जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था। Constitution was adopted 26 November 1949. 284 members were actually present in 24 Jan 1950। जब आखिरी इसमें बैठक हुई थी, आखिरी समय पर जो सारी हस्ताक्षर जो है वह हो रहे थे, क्योंकि 26 जन 1950 को हमने लागू करा दिया था। 26 नवंबर 1949 ये वह डेट है जब हमने संविधान को बेसिकली पारित किया था। पारित तिथि इसमें लिखी जाती है और इसमें याद रखना हमारी प्रेम्बल में भी यही डेट लिखी हुई है, मेंशन्ड है। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास एंड कॉन्स्टिट्यूशन came into force on 26, so adopt 26 November 1949, 26 Jan 1950 हमने यहाँ पर ये came into force। साथ ही देखो कि हमने 26 जो डे है इसको क्यों चूज करा? बिकॉज ऑफ 26 जन 1930 को, इसके पहले जो है हम देखेंगे 20 साल पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था? रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया था और इसी दिन की याद में हमने इस दिन संविधान को लागू करा था। ठीक है, इसी दिन की याद में हमने क्या किया था? जो संविधान है इसको लागू किया था। अच्छा, साथ ही याद रखो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, लास्ट मैंने आपको बता दिया कि यहां पर क्या था कि असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज, नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज, वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, इसमें आपको याद रखना है कि बेसिकली इसमें कोशिश की गई थी कि जो असेंबली है इसको बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। तो ये जो असेंबली है वह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था। ठीक है, साथ ही असेंबली की बात करेंगे तो यहाँ पर 28 जो मेंबर्स थे, 28 जो इसमें मेंबर्स थे, ठीक है, वह एससी कम्युनिटी के थे। कांग्रेस हालांकि डोमिनेटिंग थी असेंबली में एंड ऑक्यूपाई 82% सीट। तो यहाँ पर तो कांग्रेस के अलावा था कौन? सभी तो कांग्रेस में ही थे। तो 82% जो असेंबली की सीट्स थी ये कांग्रेस ऑक्यूपाई किए हुए था। तो याद रखना कि द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी एंड दैट इज मैनेज टू अकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड ऑफ ओपिनियन विद इन इट, है ना। तो यहाँ पर उस वक्त हम देखेंगे कि कांग्रेस के अंतर्गत ही जो वो सारे ओपिनियन, सारी जो पार्टीज हैं वह इसमें थी। एंड लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें। चलो इस क्वेश्चन को देखो। द मेंबर ऑफ द असेंबली वर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज एंड देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। The Congress dominated the assembly, occupy a many as 82% of the seat in assembly after the partition। क्या करेक्ट होगा इसमें? मैंने आपको बताया कि मेंबर ऑफ असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज, है ना, वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज। सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। आखिर हमारा जो संविधान है वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी कामकाज की जो शैली है आखिर वह क्या थी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि बेसिकली क्या था कि डेलिब्रेशन डेमोक्रेसी स्कूल ऑफ थॉट इन द पॉलिटिकल थ्योरी दैट क्लेम द पॉलिटिकल डिसीजन शुड बी प्रोडक्ट ऑन फेयर एंड रीजनेबल डिस्कशन ऑन द डिबेट अमंग सिटीजन्स।
तो यहाँ पर क्या था कि ये संविधान सभा के द्वारा जिन भी बातों, जिन भी प्रोविजंस को अपनाया गया था, बेसिकली उन सभी पर जो बहस है, जो इंपॉर्टेंट थे, उन सभी पर डिस्कशन हुआ था, बहस हुआ था। सिटीजन्स के लिए इस तरह के जो डिबेट्स है, सिटीजन्स के ओपिनियन के लिए इस तरह के जो डिसीजंस हैं, प्रोविजन है, वो सब अवेलेबल थे। तो बेसिकली कोशिश यही की गई थी कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल ओवर द इंडिया रहे, सभी जो ओपिनियंस है वह बने रहे। सो इन अदर वर्ड्स, सिटीजन प्रेफरेंस शुड बी शेप्ड बाय डेलिब्रेशन इन एडवांस ऑफ डिसीजन मेकिंग रेदर देन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। साथ ही देखो कि यहाँ पर क्या था कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बेसिकली इस तरह से फ्रेम किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट और सारी चीज़ें इस तरह से फ्रेम की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो ओपिनियंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो भावनाएं, जो एस्पायरेशंस हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जा सके, है ना, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जा सके। तो लास्ट तक हम देखेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे, उन सभी पर प्रॉपर बहस हुई थी। न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, जो भी उस वक्त अवेलेबल था, लोगों की राय जानी गई थी। इतनी सारी उसमें बैठकें हुई थी। देन उसके बाद, सिटिंग्स के बाद जो संविधान है वह हमारा बना था। कार्यविधि की बात करें, प्रोसीजर की बात करें, तो बेसिकली देखो प्रोसीजर में क्या किया गया था कि 8 इंपॉर्टेंट यहाँ पर कमेटीज़ थी, है ना। इसके अलावा और भी बाकी जो कमेटीज़ थी वो अपना वर्क कर रही थी। उन्होंने एक 2 प्रोविजंस को लेके उस पर प्रॉपर जो सारे प्रोविजंस और सारी चीज़ें हैं वह बना रहे थे। तो एक जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वह इस पर चल रहा था। जैसे कि हम जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, इन सब की बात करें, यहाँ पर ये चेयरपर्सन थे डिफरेंट इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के। ये बात भी याद रखना कि जैसे कि कुछ चीजें ऐसी भी थी जिसमें कि लोग जो है वह सहमत नहीं थे, बिल्कुल कंसेंट जो है वह एक्यूरेट नहीं बन पा रहा था। जैसे कि अंबेडकर जो है, उनका ये मानना था कांग्रेस और गांधी के अगेंस्ट थे, बिकॉज ऑफ जो शेड्यूल, जो कास्ट थे, जो SC थे, उनको प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है ना, या फिर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम है वह नहीं किया जा रहा था। तो एक जो बिटर, एक हम कह सकते हैं कि जो क्रिटिक है, जो एक बिटरनेस जो है वह सारी चल रही थी, क्रिटिक्स जो है वह भी चल रहा था, आलोचनाएं भी चल रही थी, लेकिन वो सब जो है वे साथ में काम कर रहे थे, है ना। वे सब क्या कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे। तो कुछ असहमति थी, लेकिन उसके बाद भी क्या था, एक ऐसा कंसेंसस जो है वह बना हुआ था कि हमारा संविधान ठीक तरीके से बन पाया, ठीक है। और यहाँ पर द असेंबली मेट फॉर 166 डेज, 100 इतने समय में, ठीक है, 166 दिन जो है वह बैठकें हुई। साथ ही हम देखेंगे 2 year 11 month एंड 18 days, ठीक है। ये वो टाइम था जो हमारे संविधान को बनने में लगा। एक इस आधार पर जो है वह एक आलोचना भी की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत ही लॉन्ग टाइम लगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समय जो है वह बहुत ज़्यादा लगा। जबकि अगर हम USA के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, विद इन 4 month ये रेडी हो गया था, और हमने कितना टाइम लगाया, कंपैरिजन देखो। तो यहाँ पर जो है वह अपने तरीके से जो काम है वह चल रहा था। एंड इट सेशन वर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, ठीक है, पब्लिक के लिए, प्रेस के लिए, इस तरह के जो भी सेशंस थे वो सब ओपन थे। एंड लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिन मूल्यों को हमने अपनाया था, है ना, उन सभी मूल्यों के लिए जिसके लिए हम लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उन सभी को इसमें शामिल किया। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। ऐसा नहीं था कि बस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वह बैठी, उसने कहा कि नहीं अब हम जो है इसमें फ्रीडम शामिल करेंगे, हम इक्वालिटी को शामिल करेंगे, हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन को शामिल करेंगे, डेमोक्रेसी को शामिल करेंगे। बल्कि एक जो कंसेंसस है वह ऑलरेडी लोगों की बन चुकी थी, जो कि 100 साल से लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, कि हमें ये मूल्य जो है, इन मूल्य पर आधारित भारत चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि संविधान सभा बैठी और उसने बढ़िया सा जो है वह तैयार कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, वो सारी जो भी चीज़ें उसमें शामिल थी वो लोगों की इच्छाएं, लोगों की एस्पायरेशंस थी, तो वह किस तरीके से इंडिया को देखना चाहते थे। एन असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन एंड इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंस्टेड, and these principles were fought during the long struggle for freedom in a way, and constituent assembly was giving concrete shape
and form to principle it had inherited from the nationalist movement। तो बेसिकली क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने जिन मूल्यों को अपनाया, जिनके लिए लड़ाई कर रहे थे, उन सभी को शामिल किया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। इस बारे में कहा भी जाता है कि केवल संविधान वह नहीं है कि हमने बस सूखे फूलों की तरह जो है वह चीज़ों को रख दिया है, या फिर जो भी हमारी वैल्यूज़ थी हमने केवल उन्हें सूखे फूलों की तरह रख दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे जो विश्वास थे, जिनके लिए हम लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फंडामेंटल कम्युनिटी, जैसे कि हम एग्जाम्पल इक्वालिटी, तो ये सारे वो इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये वो मूल्य थे जिसके लिए हम लड़ रहे थे, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे बेस्ट समरी की बात करें कि एक जो बेस्ट समरी है वह क्या हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बेस्ट समरी हो सकती है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि नेहरू ने पेश किया था। अब देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसमें ऐसा क्या क्या शामिल किया गया था जो कि हमने संविधान में एज इट इज शामिल कर लिया, ठीक है। सो मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसमें फर्स्ट तो है कि इट इज इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक स्टेटस की बात करता है इंडिया के। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ, अच्छा साथ में देखो बच्चों की यहाँ पर ये कहा गया था कि इंडिया जो है वह कैसा होगा, राज्यों के संघ की यहाँ पर बात की गई है। इंडिया के लिए यूनियन या संघ शब्द का यूज किया गया है। साथ ही इसमें यह कहा गया था कि यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट के पास अपनी ऑटोनोमी होगी, अपनी पावर्स होंगी, ये बात भी इसमें कही जा रही है, ठीक है। ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल अलाउ फ्लो फ्रॉम द पीपल। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो शक्ति का जो, या अथॉरिटी का जो सोर्स है, वह सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या है, फ्लो फ्रॉम द पीपल। प्रियम्बल को याद करो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है, हम भारत के लोग भारत को एक, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड तो यहाँ पर ये बताता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है वो भारत के लोगों के द्वारा हमें अथॉरिटी दी गई थी, या जो भी शक्तियां हैं वो सब भारत के लोगों के द्वारा दी गई हैं। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें हमारे प्रस्तावना में शामिल है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रियम्बल में जो है वह कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी थे। ये सारे पॉइंट्स है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरलिटी, एंड द माइनॉरिटी और बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज की भी यहाँ पर बात की गई है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की गई है, रिपब्लिक एंड सोवरेन स्टेटस की बात की गई है। साथ में देखो यहाँ पर जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस ऑफ सिविलाइज नेशन, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, मानवता की जो बात है वह की गई है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, ये बेस्ट समरी है जो कि हमारे संविधान की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम ऑफ द असेंबली मूव बाय द नेहरू इन 1946। तो नेहरू के द्वारा 1946 में ये लाया गया था। बहुत सारी इसमें जो चीजें हैं वह शामिल थी, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी देख लो। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में हमने देखा कि जैसे हमने एक फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, एंड फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है, फेडरल स्ट्रक्चर मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, कहता है केंद्र और राज्य सरकारें जो है वह होंगी, उनके पास अपनी अपनी शक्तियां होंगी, वह काम करेगी। Third factor ensuring effectiveness of a constitution is the balance arrangement of the institution of government, है ना, बैलेंस एक अरेंजमेंट किया गया है। एंड द बेसिक प्रिंसिपल इज द गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हो, कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो, ऐसी सरकार होनी चाहिए। और साथ में हमने देखा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे गवर्नमेंट के, तो एक बैलेंस अप्रोच इनकी शक्तियों के बीच में होना चाहिए, जैसे कि एक राइट बैलेंस जो है वह हमने जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में कर रखा है, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव और सब के बीच में कर रखा है। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ कुछ प्रोविजंस जो कि हमने कुछ देशों से लिए। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी। एफपीटीपी का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा, है ना, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसे हमने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अपनाया है, राज्यसभा के लिए नहीं है ये सिस्टम, है ना, उसके लिए प्रोपोर्शनल जो है वह समानुपातिक हम पद्धति की बात करते हैं, ठीक है। सो सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय व्यवस्था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने कहां से अपनाया, ब्रिटिश से। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड द स्पीकर
एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये हमने ब्रिटिश से लिया। आयरिश की बात करेंगे तो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, मुझे लगता है कि मोर देन 4 to 5 जो है वह पूछा गया होगा ये यूपीएससी में। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात की, ये तीनों शब्द की बात करेंगे तो हमारे प्रियम्बल में शामिल है। कैनेडियन की बात करें, कनाडा से हमने क्या लिया तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल है ना, अर्ध संघीय, जैसे कि केसी वेयर कहते हैं कि चूंकि ज्यादातर अगर हम देखें तो जो पावर का फ्लो है वह सेंट्रल के पक्ष में है और इसलिए इसे क्वासी फेडरल कहा केसी वेयर ने। तो क्या कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें बंटवारा जो है वह बराबर बराबर नहीं है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, चाहे हम इमरजेंसी के प्रोविजंस की देखें या बाकी प्रावधान की बात करें, ठीक है। एंड द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर दैट मींस कि जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वो रेसिडुअल अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। और ऐसी रेसिडुअल पावर पर जो विधि बनाने का अधिकार है वह पार्लियामेंट का है। यूके की, अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अमेरिका की बात करें तो जैसे अमेरिका अधिकारों की ज्यादा बात कर रहा है तो हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, ठीक है, तो चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, याद रखना कि जब ज्यादातर जो चीजें हमारी जुडिशरी है वो समकक्ष होगी, उसका कंपैरिजन ज्यादा अमेरिका से होगा। पार्लियामेंट की बात होगी तो ब्रिटेन से होगा। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी 2023, ठीक है। देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए जो यहाँ से था, तो भाई बेसिक से तो क्वेश्चन आएगा। जो ये मूल है कि भाई संविधान क्या है, तो संविधान का क्वेश्चन, अगर संविधान पूरा आप पढ़ रहे हो तो संविधान क्या है, क्यों है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की बात करें तो इंडिया एंड जो ब्रिटेन है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, वहां से प्रश्न पूछा था। याद रखना कि जब भी कंपैरिजन करोगे जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू का, इन सब का, तब जाना आप सीधा अमेरिका, और जब भी पार्लियामेंट और इन सब की बात होगी तब ब्रिटेन, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे देखो, आओ कुछ क्वेश्चन मैं पूछ ही लेती हूँ। विच प्रोविजन एडेप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ क्या लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म, ठीक है, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, ठीक है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नो, ये अमेरिका से लिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू नो, ये अमेरिका से लिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन एडेप्ट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या लिया, एफपीटीपी डेफिनेटली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, हिज रोल, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, क्या लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने वहीं से लिया कहीं और से, बताओ जरा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो है वह फंक्शन नहीं है, इट गिव अ गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन, ठीक है, इट मार्क आउट डिफरेंट स्फीयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, it ensured that good people to come to power, it give expression to some shared value। किसी भी देश का संविधान या नीति या पॉलिसी इस बात को तय नहीं कर सकती कि उस सत्ता में अच्छे लोगों को लेकर आएगा। एंड लास्ट वन इज, नो सेकंड लास्ट, एक और है, which of the following is a good reason to conclude the authority of the constitution is higher than the parliament। ध्यान रखना, इस ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का है बट इसी सेम क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, इसी बस कुछ शब्द चेंज थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, लेकिन प्रश्न आ चुका है, ठीक है। क्या ऐसा है जो कि बताता है कि अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हायर है पार्लियामेंट से। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इन टू बींग। The constitution maker were more eminent leader than the member of parliament. The constitution specify how parliament is to be formed and what are its power। अगर भाई यही बता दिया कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगी, इसके क्या पावर होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, देन डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वह हायर है देन द पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप देखते रहिएगा। देखो दो क्वेश्चन देखो मेंस के, why is it necessary for a country to have a clear demarcation of power and responsibility of the constitution? What would happen in the absence of such demarcation? And what is it necessary for a constitution to place limitations on the ruler? Can there be a constitution that give no power at all the people, citizens? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। फिर से देख लो, हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, है ना, संविधान क्यों एंड क्यों और कैसे, और यहाँ पर हमने बात की हमें नीड क्यों है, अथॉरिटी क्या है, एंड हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अथॉरिटी में
अच्छा, नीड में हमने बात की कि फर्स्ट फंक्शन जो है वह मिनिमल कोऑर्डिनेशन बनाना का है, सेकंड है कि निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी, थर्ड है जो कि लिमिटेशंस कैसे लगेंगी, फोर्थ जो है वह एस्पायरेशंस को लेके बात करता है, फाइव जो है वह आइडेंटिटी की बात करता है। ठीक है, अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हाउ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में तीन बातों को समझा, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, सब्सटैंटिव प्रोविजन एंड बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। भारतीय संविधान कैसे बना, तो हमने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमने देखा कि कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर बनी थी। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग हुई थी। लगभग एक जो सीट रखी गई थी 10 लाख लोगों पर, ये एक था, है ना, ये एक प्रपोर्शन था पॉपुलेशन का। 3 मेन कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल में इसको बांटा गया था। सिंगल ट्रांसफरेबल एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। यूनिवर्सल, अगर हम सफरेज की बात करें तो याद रखना यूनिवर्सल जो सफरेज है इसको फॉलो नहीं किया गया था। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, 28 मेंबर शेड्यूल्ड कास्ट के थे। कंपोजिशन की हमने बात कर ली, कामकाज की शैली, कार्यविधि, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत एंड किस देश से हमने क्या लिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने किस किस कंट्री से क्या क्या प्रोविज़न लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, अच्छे से रीडिंग कीजिए, नोट्स बनाइए, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए। मेंस में इस तरह के कई क्वेश्चंस बच्चों आ जाते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप अभी कर लोगे उतना आपका परफॉर्मेंस आपके मेंस में या एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर रहेगा। आप ये सोचो कि नहीं, मैं तो केवल मेंस या प्रीलिम्स जब होगा तब मेरे अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी, है ना, एकदम शक्तिमान हम बन जाएंगे कि सारी जो चीज़ें वो हमने फट से कर ली, सारा आंसर राइटिंग भी हमें ओवरनाइट आ गया, हमारा रिवीजन भी हो गया, है ना, हम एकदम रोबोटिक पर्सनालिटी हो गई, अब सब कुछ आने लगा हमें, जो पूछा जाएगा बस चैट जीपीटी की तरह हम बता देंगे कि बस ठीक है आ गया हमको। तो यहाँ पर क्या है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस जो है वही आपके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। प्रैक्टिस अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, 300 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, 365 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली उसे एक दिन परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप रोज कुछ बेहतर करें, रोज थोड़ा सा ज्यादा पढ़े, रिविजन करें, कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।